फ्रेंड्स, मैं सी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपका यहाँ पर जो है एसबीआई बैंक में अकाउंट है, आपने एफडी करवाई हुई है और वहां पर जो है आप टीडीएस से सेव होना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जो है फॉर्म 121 फाइल करना होगा। पहले यहाँ पर जो फॉर्म 15G और एच होते थे, इसको यहाँ पर रिप्लेस कर दिया गया है। मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा। सबसे पहले आपको जो है एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से ये फॉर्म जो है यहाँ पर डाउनलोड करना होगा। जल्दी यहाँ पर जो है सभी बैंकों के फॉर्म्स आने वाले हैं। कुछ के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है, कुछ के यहाँ पर जो है नए फॉर्म्स अभी यहाँ पर देखने के लिए आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर जो है एसबीआई बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से सबसे पहले आपको जो है ये फॉर्म जो है यहाँ पर ओपन कर लेना है और इसमें यहाँ पर जो डाउनलोड भी करने का ऑप्शन आएगा, तो उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। मैं भी इसको डाउनलोड करके अभी यहाँ पर फिलहाल जो है डेस्कटॉप पर ही सेव कर रहा हूँ। ओपन करके आपको उसको पर्टिकुलर्स को प्रॉपर बताऊंगा कि इसमें आपको क्या क्या फीड करना है, किस तरीके से क्या चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो यहाँ पर जो है काफी शॉर्ट में रहने वाला है। ये सिंपल एक पेज का फॉर्म है और इसमें जो है पार्ट ए आपको भरना है, पार्ट बी भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या मेंशन करना है, किस तरीके से क्या क्या चीज एंटर करनी है ताकि आपका टीडीएस डिडक्ट ना हो, और अगर आप एलिजिबल है तभी आप ये फॉर्म फाइल कर पाएंगे। तो एलिजिबिलिटी की जो कंडीशन है वो भी हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। वैसे तो यहाँ पर जो है फॉर्म सबके लिए कॉमन है, लेकिन कुछ बैंकों का क्या है कि यहाँ पर जो है उन्होंने इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दिया है। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है कस्टमर आईडी लिखने की रिक्वायरमेंट आएगी, क्योंकि हर बैंक की अपनी एक कस्टमर आईडी होती है, यूनिक आईडी होती है। वो आप एक बार चेक कर लेंगे। तो वो क्या होता है कि एक बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो आपके जितने भी सेविंग बैंक अकाउंट है, एफडी अकाउंट है, अदर अकाउंट्स है, तो उसके लिए एक यूनिक आईडी जनरेट होती है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको जो है बैंक की जो आपकी कस्टमर आईडी है वो यहाँ पर मेंशन कर देनी है। ठीक है, ये आपको जो है आपकी सेविंग बैंक की पासबुक से भी देखने के लिए मिल जाएगी, या फिर आप चाहे तो बैंक में जाकर भी इसको जो है कंफर्म कर सकते हैं। जो बैंकर्स है वो इस कस्टमर आईडी के बेस पर ही यहाँ पर जो है आपका डाटा फैच कर पाएंगे। अब यहाँ पर जो है फॉर्म 121 जो कि आपका रिप्लेसमेंट है फॉर्म 15G और फॉर्म 15H का। अब यहाँ पर ये जो है ये वाले फॉर्म्स आपको नहीं भरने हैं। ये जो फॉर्म 15G था यहाँ पर 60 ईयर्स बिलो पर्सन के लिए था, और ये वाला जो फॉर्म है यहाँ पर 60 ईयर्स अबव पर्सन के लिए था। दोनों को यहाँ पर मर्ज करके यहाँ पर जो है नया फॉर्म आ चुका है 121। आपको बैंक में जाना है, आपको 121 फॉर्म ही वहां से ले लेना है। अगर बैंक से नहीं मिल पा रहा है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड करके और फिर उसको प्रिंट आउट लेकर इसमें डिटेल भर के सबमिट कर सकते हैं। तो मैं आपको पूरी डिटेल से एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जो है आपको नेम लिखना होगा। नेम एज पर आपको जो आपका पैन कार्ड है उसके बेस पर लिखना है। अगर बैंक में आपका नेम अलग है तो पहले केवाईसी कंप्लीट करा लीजिएगा। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम सेम होना जरूरी है। एड्रेस वो भी आपको सेम वही लिखना है जो आपका यहाँ पर जो है बैंक में अपडेटेड है। अगर उसमें भी आपका डिफरेंस है तो उसको भी पहले केवाईसी अपडेट करा लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर लिखना होगा। पैन नंबर जो है यूनिक होता है और इस सर्टिफिकेट का एक यूआईएन नंबर अलग से जनरेट होगा, इसके लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। यहाँ पर जो है आपको उसके बाद यहाँ पर स्टेटस लिखना है। तो एज एन इंडिविजुअल पर्सन यहाँ पर जो है आपको इस तरीके से स्टेटस जो है वो यहाँ पर मेंशन कर देना है। जो भी पर्सन है सेल्फ वो सबमिट कर रहे हैं अपने खुद के लिए तो इंडिविजुअल लिखेंगे, बाकी कोई अदर जैसे एचयूएफ के लिए कर रहा है, फर्म, एंटिटी, वो सब चीजें यहाँ पर अलग अलग लिखनी है। तो मैं आपको इंडिविजुअल पर्सन के लिए बता रहा हूँ, उनको यहाँ पर लिखना है इंडिविजुअल, ये आपको मेंशन करना है। फिर इसके बाद रेजिडेंट स्टेटस, तो रेजिडेंशियल में रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ये 3 कैटेगरी होती है। आपको अपना रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना होगा, उसके हिसाब से यहाँ पर मेंशन करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है आपको ये सेलेक्ट करना होगा कि आप जो है एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है, 60 ईयर्स अबोव है, 60 ईयर्स बिलो है। तो जो रेजिडेंट इंडिविजुअल है 60 ईयर्स अबोव है उसके लिए यहाँ पर जो एक बेनिफिट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो है न्यू टैक्स रिजीम में उनको जो है 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना, और ओल्ड टैक्स रिजीम में जो है यहाँ पर जो है 5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना। तो उनको जो है ये हायर लिमिट मिलेगी केवल रेजिडेंट इंडिविजुअल और 60 ईयर्स अबोव। उससे बिलो वाले जो भी पर्सन हैं उनके लिए यहाँ पर जो लिमिट रहने वाली है वो न्यू टैक्स रिजीम में आपकी 4 लाख रहने वाली है, और ओल्ड टैक्स रिजीम में आपकी जो है 2.5 लाख रहने वाली है। तो ये आप अपने हिसाब से देखिएगा कि आप किस में इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करेंगे, उसके हिसाब से ये लिमिट डिसाइड होंगी। उसके बाद यहाँ पर जो आपको अपनी ईमेल आईडी मेंशन करनी है इस वाले कॉलम में। फिर उसके बाद यहाँ पर कंट्री कोड, तो इंडिया के लिए यहाँ पर 91 है, बाकी अगर आप किसी अदर कंट्री में रेजिडेंट है तो वहां पर आपको चेक कर लेना होगा एक बार। फिर उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख देना है। टैक्स ईयर में यहाँ पर जो है आपको लिखना है 2627, यहाँ पर ये चीजें आपको मेंशन कर देनी है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है नेचर ऑफ इनकम, तो नेचर ऑफ इनकम में आपको लिखना है इंटरेस्ट। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है एस्टिमेटेड इनकम आप मेंशन करेंगे कि जो ये आप इनकम सबमिट कर रहे हैं इसके लिए आपकी एस्टिमेटेड इनकम कितनी है। ठीक है,
फिर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपने अब से पहले इस साल में जो टैक्स ईयर 26-27 है कोई और फॉर्म भी फाइल किए थे, तो उसके हिसाब से वो डिटेल्स आप यहाँ पर लिखेंगे कि आपने फाइल किए थे, तो यस और नो आपको लिखना होगा। देन उसके बाद यहाँ पर कितने फाइल किए थे आपने, 1 2 3 4 कितने फॉर्म फाइल कर चुके हैं, क्योंकि जो आपको एग्जाम्शन मिलेगी वो यहाँ पर सभी को मिलाकर मिलेगी। फिर आपसे पूछा जाएगा कि भाई एग्रीगेट अमाउंट आपकी कितनी है जिसके लिए आप ये फॉर्म फाइल कर रहे हैं। तो एग्रीगेट अमाउंट का मतलब क्या है कि भाई जो आपने यहाँ पर जो है फॉर्म ये जो फाइल किया है, मतलब एक तो ये वाला, ठीक है, और फिर उसके बाद ये वाला, ठीक है, कि भाई आपने जो है इस सारे फॉर्म्स में मिलाकर अभी कितनी इनकम यहाँ पर फाइल की है। तो वो टोटल इनकम आपकी आ जाएगी, इंटरेस्ट इनकम जो कि आपकी है, फिर ये वाली इनकम और ये वाली इनकम, इन दोनों का टोटल करके आपको यहाँ पर लिखना है। ये जो इसका यहाँ पर सीरियल नंबर 12 है, इसमें आपको टोटल लिख देना है। टोटल आएगा एक तो इस वाले कॉलम का, ये जो कॉलम नंबर आपका 10 है, और एक इसका आएगा जो कॉलम नंबर आपका 11 भी है, दोनों को मिलाकर आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो इससे क्या होगा कि भाई अभी आप इस इनकम के लिए इसको सबमिट कर रहे हैं, उससे पहले आपने जो फॉर्म भरे थे उसकी इनकम इतनी है, टोटल इनकम इतनी है। फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि इस साल में आपकी जो है एस्टिमेटेड टोटल इनकम कितनी है। मतलब एक बार तो आप स्टार्टिंग में आपने फॉर्म भरा, ये जो फॉर्म भरे, फिर आप एक अभी भर रहे हैं, तो आगे के लिए आपकी पूरे साल में कितनी एक्सपेक्टेड इनकम है वो वैल्यू आपको यहाँ पर लिख देनी है। तो इससे क्या होगा कि फॉर्म जो है आपकी एलिजिबिलिटी चेक करेगा, ठीक है। मल्टीपल टाइम्स भी फॉर्म सबमिट हो सकते हैं, हो सकता है पहले आपने 4 एफडी की भी हो तो पहले आप फॉर्म भरिए, फिर उसके बाद एक और एफडी किया, उसके बाद फॉर्म भर दिया, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है आप दोबारा से एक नई एफडी कर रहे हैं, ये फॉर्म आपने भर दिया। लेकिन पहले क्या होता था कि जब आप फॉर्म 15GH भरते थे तो एक बार आपने सबमिट कर दिया, उसके बाद सारी एफडी उसमें लिंक होती जाती थी। लेकिन इस बार जो है अलग से ही कॉलम प्रोवाइड कर दिया है ताकि आपकी एलिजिबिलिटी चेक हो सके। उसके बाद यहाँ पर देखा जाएगा कि आपने जो है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न लास्ट 2 ईयर्स की अगर भरी हुई है तो उसकी डिटेल्स लिखेंगे, अगर नहीं है तो फिर आप यहाँ पर नोट एप्लीकेबल लिख देंगे। तो आपका जो टैक्स ईयर है वो यहाँ पर जो पहला टैक्स ईयर है वो आपका 24-25, दूसरा टैक्स ईयर है 25 एंड 26, इनके एक्नोलिजमेंट नंबर और यहाँ पर इनकम आपको लिखनी होगी। लेकिन अभी ये वाली जो ITR है तो अभी अनेबल ही नहीं हुई है, तो फिर आप ये इसमें जो है टैक्स ईयर यहाँ पर लिखेंगे 23-24 और उसी के एक्नोलिजमेंट नंबर और उसकी इनकम लिख देंगे। लेकिन अगर आप इस रिटर्न को फाइल करने के बाद फाइल कर रहे हैं तो फिर आपको लेटेस्ट ये वाली और ये वाली लिखनी है। अभी ये फॉर्म नहीं आया तो आप प्रीवियस वाली दो यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो आपको डिक्लेरेशन एंटर करना है, डिक्लेरेशन में यहाँ पर जो है आपको नेम एंटर करना है, यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर जो है ये सारी चीजें आप खुद से ही एग्री कर रहे हैं, इनको प्रॉपरली आपको रीड कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है टैक्स ईयर आपका आ जाएगा 26-27, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर जो है आप ये डिक्लेरेशन सबमिट कर रहे हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो गलत नहीं है। ध्यान रहे प्रोजुकेशन पेनल्टी के भी यहाँ पर प्रोविजंस हैं। उसके बाद यहाँ पर प्लेस लिखना है, डेट लिखना है जिस दिन आप ये फॉर्म सबमिट कर रहे हैं। जो डिक्लेरेंट है यानी कि जिसके नाम पर एफडी कस्टमर आईडी है वो यहाँ पर साइन करेंगे, अपना नेम लिखेंगे। ये कंप्लीट हो गया है। पार्ट है आपको भरना है, पार्ट भी आपको नहीं भरना है। ये बैंकर्स की लाइबिलिटी है और बैंकर्स के लिए फॉर्म बनाया गया है, वो अपने अकॉर्डिंग इसको फाइल करेंगे। लास्ट में इसके रिगार्डिंग नोट्स भी दिए गए हैं, तो नोट नंबर जितने भी यहाँ पर नोट्स प्रोवाइड किए गए एक बार पहले आप उनको रीड करिएगा, उसके बाद इस फॉर्म को फाइल करिएगा। वैसे मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है और ऑलमोस्ट मैंने सारे पॉइंट जो है कवर कर लिया है। वो 60 ईयर्स वाला जो पॉइंट है वो भी मैंने यहाँ पर कवर कर लिया है। बाकी अदर्स के लिए जो है ये वाली कंडीशन लगेगी और जो 60 ईयर्स अबोव है उनके लिए यहाँ पर जो है वो वाली कंडीशन जो है वो यहाँ पर नहीं रहने वाली है, ठीक है। चैप्टर सीसी की डिडक्शंस भी यहाँ पर सारी की सारी आपको क्लेम करनी नहीं है जब आप एस्टिमेटेड टोटल इनकम लिखेंगे, ठीक है। तो ये था कंप्लीट वीडियो। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर ऑलमोस्ट सभी बैंकों के लिए जैसे जैसे फॉर्म आते रहेंगे मैं यहाँ पर वीडियो अपलोड करूंगा। जैसे PNB बैंक के लिए, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, सबके लिए मैं यहाँ पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। कुछ के लिए यहाँ पर स्पेसिफाइड अलग फॉर्मेट भी है, उन्होंने यहाँ पर जो है कस्टमर आईडी का ऑप्शन दिया है। तो ये जर्नल है, इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट से भी सेम फॉर्म आपको मिलेगा डाउनलोड करने के लिए, पर चूंकि यहाँ पर आपने SBI बैंक में आपका खाता है तो उसी वाली वेबसाइट से आप सबमिट करेंगे, जो बैंकर है उसको भी समझने में आसानी रहेगी। बाकी इसके अलावा अदर वीडियो भी आप एक बार देख सकते हैं। इनकम टैक्स GST के यहाँ पर काफी सारे वीडियो अवेलेबल है। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।